दोस्तों आखिर 10 दिन बाद क्या होगा? क्या वाकई में 11 साल में जो नहीं हुआ वो होगा, और अगर होगा तो वो बीजेपी की पूरी डायनेमिक्स कैसे बदल देगा? दोस्तों 11 साल रहे मोदी देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों इस दौर में मोदी ने प्रचंड बहुमत की सरकार भी चलाई है और अब बहुमत खोकर भी वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं गए। लेकिन अब एक अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ, जो कि बहुत ही इस सरकार की बखिया उधेड़ने वाला अखबार माना जाता है और इकलौता ऐसा अखबार है जो इस सरकार से तीखे सवाल पूछने की हिम्मत करता है, उन्होंने एक आर्टिकल छापा है जो इस वक्त बीजेपी के अंदर जो चल रहा है उसकी डायनेमिक्स को उजागर करता है। वैसे सच्चाई तो यह है दोस्तों कि इस तरह के आर्टिकल्स पर गोदी मीडिया कभी बहस नहीं करेगा। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता लेवल का नेता किसी नेता पर कुछ बोल दे तो प्राइम टाइम की खबर बन जाती है, लेकिन एक्चुअली में अगर इस खबर को पढ़ा जाए, इस आर्टिकल को पढ़ा जाए, तो ये इस वक्त बताता है कि बीजेपी के अंदर क्या गजब की पॉलिटिक्स हो रही है। और यकीन जानिए असली पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर ही होती है। दोस्तों इस खबर का शीर्षक देखिए जो कि टेलीग्राफ ने छापा है, बीजेपी बॉस पिक टू ब्रिंग नरेंद्र मोदी टू आरएसएस डोर आफ्टर 11 years आफ्टर रबर स्टैम्प जैब। यानी कि 11 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी को आरएसएस के दरवाजे पर आना पड़ा क्योंकि बीजेपी को नया बॉस चाहिए। दोस्तों जनवरी 2024 में ही जेपी नड्डा का कार्यकाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर खत्म हो गया। पहले उनको एक्सटेंशन दिया गया ये कहने पर कि भाई लोकसभा चुनाव निपट जाए, लोकसभा चुनाव के बीच में थोड़ी आप किसी को नए अध्यक्ष के तौर पर बैठा सकते हैं। लेकिन चुनाव निपट गया, उसके बावजूद भी देखिए आप नया साल आ गया, उसके बाद भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी चुन नहीं पाई है। बात सिंपल सी है, आरएसएस जिस चेहरे को आगे करती है बीजेपी को पसंद नहीं है, और बीजेपी जो चेहरा आगे करती है आरएसएस को ये पसंद नहीं है। यहां पर आग में घी डालने का काम जेपी नड्डा ने तब किया जब भी चुनाव में नड्डा ने कह दिया कि आरएसएस की जरूरत अब बीजेपी को नहीं है। उससे आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हाथ खींच लिए और बीजेपी बहुमत से दूर हो गई। लेकिन उसके बाद बीजेपी को अपनी गलती समझ में आ गई और बीजेपी ने तमाम मान मनोबल तुरंत बहुमत खोते ही आरएसएस से करवाई, जिसके बाद अब जानकारी निकल कर आ रही है कि जो 11 साल में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को नागपुर में एक अस्पताल का उद्घाटन करना है। इस कार्यक्रम में भी देवेंद्र फडणवीस उनके साथ होंगे, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, और इसके अलावा मोहन भागवत भी वहां बैठे होंगे और मोदी स्वयं वहां पर होंगे। लेकिन क्योंकि ये साल आरएसएस का शताब्दी दिवस है, आरएसएस को 100 साल हो गए, तो ये पॉसिबल है कि नरेंद्र मोदी केवल नागपुर में उस कार्यक्रम में शामिल ना हो, नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय जाएं। और प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी का संघ मुख्यालय जाना अपने आप में बताता है कि इस वक्त मोदी और शाह की बीजेपी आरएसएस के कितने भीषण दबाव में है। दोस्तों द टेलीग्राफ ने बीजेपी के एक पुराने नेता का बिना नाम यहाँ पर छापे हुए बीजेपी के एक नेता की बात यहाँ पर छापी है। उनका कहना है, द संघ अपीयर्स एडमिनेंट टू हैव अ बीजेपी प्रेसिडेंट हु फिट्स इट्स बिल फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव लर्न from my interactions with key Sangh leaders, they want a strong and reliable leader and not a yes man। मतलब संघ इस बार कोई yes man नहीं चाहता। बेसिकली संघ इस बार कोई नया जेपी नड्डा नहीं चाहता। बीजेपी का कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहता जो मोदी अमित शाह का रबर स्टैंप हो। एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर संघ चाहता है कि एक ऐसे नेता को बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर बनाया जाए जिसमें आरएसएस और बीजेपी दोनों की छाप दिखे। देखिए आरएसएस भी जानता है कि नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं और जो सरकार चलाता है उससे ताकतवर तो कोई नहीं होता, और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि आरएसएस के बिना बीजेपी सरवाइव नहीं कर सकती। उन्होंने राजनीतिक बैसाखियों में आकर कम से कम ये बात तो सीख ली है। दिल्ली में चुनाव, हरियाणा में चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव अगर किसी ने जिताया है तो आरएसएस ने जिताया है और इसको ओपनली स्वीकार करती है बीजेपी। लेकिन सच्चाई ये है कि आरएसएस एक ऐसा लीडर चाहती है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो बेसिकली दिखने में ऐसा हो जो मोदी और शाह का खिलाफ करने वाला ना हो, कोई ऐसा नेता जो मोदी और अमित शाह की गुड बुक्स में हो, लेकिन बेसिकली हो वो संघी, हो वो आरएसएस का नेता, और एक ऐसा नेता जो आरएसएस का एजेंडा बीजेपी में आगे बढ़ा पाए। यहाँ इस बात को भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिन पहले लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट दिया था। 3 घंटे से ऊपर ये पॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने आरएसएस की भर कर तारीफ की थी। मोदी जी आरएसएस की इतनी तारीफ वो भी इतने सालों बाद कर रहे हैं, ये वैसे कमी देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी ने बताया था कि आरएसएस ने उनमें कितने संस्कार डाले और ये जो नेशन फर्स्ट और भारत को लेकर जो उनकी पूरी सोच है वो आरएसएस की देन है, और आरएसएस ने ही उनकी लाइफ में पर्पस दिया। उद्देश्य जो है जीवन का वो उनको आरएसएस से मिला, और लगातार
बीजेपी के तमाम बड़े नेता आरएसएस के आगे नतमस्तक हैं। दोस्तों मोदी का एक विदेशी पॉडकास्टर का कहना है, बताता है कि मोदी किसी भी तरह के टसल के मूड में नहीं है, मोदी सीज़फायर चाहते हैं। लेकिन मोदी अगर ये सोचते हैं कि वो आरएसएस की तारीफ करके, आरएसएस के लिए अच्छी अच्छी बातें करके अपने मन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा लेंगे, तो ऐसा होने वाला है नहीं दोस्तों, क्योंकि आरएसएस भी मोदी की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानता है और इस बार आरएसएस किसी भी हाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर किंतु परंतु नहीं करने वाला है। क्योंकि दोस्तों आरएसएस जानता है कि अगर इस बार गलत राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया जो रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो फिर उसके लिए बीजेपी को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए इस वक्त बीजेपी को चलाना, बीजेपी की कमान अपने हाथ में लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी के अंदर एक चर्निंग चल रही है। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल्स में दावा भी कर रहे हैं कि मोदी के रिटायरमेंट प्लान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इट्स टू अर्ली। मोदी अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं। इनफैक्ट मोदी वो नेता हैं जो कभी रिटायर नहीं होने वाले हैं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि मोदी का कोई रिटायरमेंट प्लान है जिसको लेकर बीजेपी पर दबाव बना सकती है आरएसएस, तो ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि आरएसएस भी जानती है कि मोदी के अलावा उसके पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसको खड़े होकर वोट दिला सकता है। वोट मिले ना मिले, वोट की अपील कर सकता है। योगी आदित्यनाथ को वो बढ़ावा जरूर दे रही है, लेकिन आरएसएस भी जानती है कि योगी आदित्यनाथ सर्वमान्य नेता नहीं हो सकते। और जो योगी के काम करने की शैली है, आरएसएस उस तरह की शैली को झेल रहा है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने 10 साल झेला है, तो किसी भी हाल में एक ऐसे नेता को दोबारा वो फलक पे नहीं पहुंचाना चाहेगा, इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंचाना चाहेगा, जो अंत में करता अपनी है। योगी आदित्यनाथ की अपनी काम करने का तरीका है। योगी आदित्यनाथ पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ के जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो 2 बार बन गए ना। यूपी के मुख्यमंत्री की हैसियत दोस्तों किसी भी केंद्र के मंत्री से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। देश के सबसे राजनीतिक तौर पर इंपॉर्टेंट सूबे के 2 बार मुख्यमंत्री बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों मोदी का उत्तराधिकारी कौन, इसको लेकर जंग जबरदस्त चल रही है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर की खबरें बताती हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी इस रेस में अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस भी आरएसएस के लाडले हैं और अगड़ी जाति से आते हैं और कॉरपोरेट के बीच बड़े लोकप्रिय रहे। हालांकि पिछले 2 साल में उनकी पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। फडणवीस भी गडकरी टाइप पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन अब वो योगी टाइप पॉलिटिक्स करने लगे हैं। उनके घोर सांप्रदायिक बयान उनको कट्टर हिंदुत्व वाले नेताओं की श्रृंखला में खड़ा करते हैं, जो कि बीजेपी में बड़ा नेता बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना, वो असम वाले हेमंत बिस्व शर्मा मोदी और अमित शाह के बड़े खास बने ही अपने बयानों की वजह से हैं। तो सच्चाई यह है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। मोदी के बाद कौन, वो वैक्यूम खाली ना रह पाए, क्योंकि आरएसएस जानती है कि उस वैक्यूम को उसने जब खाली छोड़ा था तो वाजपेयी के बाद कौन, वो वाला वैक्यूम भरने में बीजेपी को 10 साल लग गए थे। तो इसलिए दोस्तों आरएसएस चाहती है कि मोदी के रहते ही इस वैक्यूम को भर लिया जाए, लेकिन उसमें अभी देरी है। अभी जो एजेंडा है बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के आगे, वो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन। और यकीन जानिए ये लड़ाई तगड़ी नूरा कुश्ती के साथ होगी, क्योंकि अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस का यस-मैन बन गया तो पार्टी निकल गई अमित शाह और मोदी के हाथ से, और अगर पार्टी निकल गई अमित शाह और मोदी के हाथ से तो फिर मोदी अमित शाह के पास बचेगा क्या। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मामले में आगे क्या हो सकता है, 10 दिन बाद क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।